हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से केवीएम इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ाएंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का बचा हुआ एक दो टॉपिक बच रहे हैं इस चैप्टर में। चैप्टर सेकंड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ। उसका टॉपिक बचा है आवेशित चालक की सतह पर बल। आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, आवेशित चालक की सतह पर बल के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, अब आवेशित चालक की सतह पर बल कैसे लगता है, कितना लगता है, कैसे फाइंड करें, वो सब देखिए। अब यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये एक आवेशित चालक है। ओके, आपको पता है जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है या आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस चालक की सतह पर फैल जाता है। ठीक है, इसको आवेशित किया गया है, इसका मतलब आवेश इसकी सतह पर है, आवेश इसकी सतह पर फैला हुआ है इस तरह से एक समान रूप से। ओके, हम मान के चलते हैं, माना सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व, सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है? सिग्मा। ठीक है, ओके, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व मान लिया है। सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, अब इस पृष्ठ को अगर अल्पांशों में बांटा जाए, इस पृष्ठ को अगर अल्पांशों में बांटा जाए तो हम देखेंगे कि प्रत्येक अल्पांश अन्य अल्पांश पर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो जब इसको आवेश देंगे, इसको अलग अलग अल्पांशों में बांटता हूँ। जैसे कि मैंने इसका ये टुकड़ा कर लिया, ऐसे एक और टुकड़ा ले लिया, ऐसे एक और टुकड़ा ले लिया, ऐसे एक और टुकड़ा, इस तरह से मैंने इसको अवयवों में बांटा, अल्पांशों में बांटा। तो प्रत्येक अल्पांश दूसरे अल्पांश पे एक बल लगाएगा, क्योंकि प्रत्येक अल्पांश पर धनावेश है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इस प्रतिकर्षण बल का मान प्रत्येक अल्पांश के कारण लगेगा प्रत्येक अल्पांश पर। ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूं कि मैं ये एक अल्पांश लेता हूं, ये एक अल्पांश लेता हूं। ठीक है, ये अल्पांश हम बाद में लेंगे। अभी आप ये सोचो कि इस पे यहाँ पे जो बल लगेगा इस पृष्ठ पर, वो कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए हम इस पृष्ठ पर दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु P1 और एक बिंदु P2। मान लिया कि यहाँ पे ये बाहर एक बिंदु है, इस पे पृष्ठ की सतह पे बाहर P1 और ये एक बिंदु है P2, ऐसे बिंदु हो गए, है ना। ठीक है, तो अब आप इस बंद पृष्ठ के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र देखें तो P1 पर विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा? है भाई, आवेशित चालक पृष्ठ के ठीक बाहर, आवेशित चालक पृष्ठ के ठीक बाहर P1 पर विद्युत क्षेत्र का मान आपने पढ़ा है आवेशित पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ई बराबर क्या होता है बच्चों? ई बराबर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अतः बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र, ये बिंदु P1 आपने बाहर लिया है और बिंदु P1 बाहर लिया है, बिंदु P2 अंदर लिया है, तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र को मैं लिखूंगा EP1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P1 बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बिंदु P2 की बात करें, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र, देखिए बिंदु P2 कहाँ है? चालक के अंदर है, चालक के अंदर है। अब बिंदु P2 चालक के अंदर है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0। तो बिंदु P2 पर भी इस चालक के कारण कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? EP2 बराबर 0। ये आपको समझ आया? ये एक आवेशित चालक पृष्ठ है जिसको आवेश सिग्मा पृष्ठ आवेश से आवेशित किया गया है।
इस पे मैंने दो बिंदु लिए, P1 बाहर की ओर, P2 अंदर की ओर, तो इस चालक से जस्ट बाहर विद्युत क्षेत्र का मान बिंदु P1 पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा और अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आगे की कार्रवाई देखिए। इस चालक को मैं दो भागों में बांट देता हूँ, इस चालक को मैं दो भागों में बांट देता हूँ, अल्पांश AB और दूसरा भाग है ACB। देखो यहाँ पे मैंने ये एक अवयव अल्पांश ले लिया AB और इधर ये जो बचा हुआ भाग है ये है ACB। ठीक है, चालक को दो भागों में विभक्त करने पर चालक को कितने भागों में विभक्त कर रहे हैं हम यहाँ पे, दो भागों में विभक्त कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो विभक्त करने पर जिसमें नंबर 1 AB अल्पांश का क्षेत्रफल ds है, वह ये जो AB अल्पांश आपने लिया A से B, इसका क्षेत्रफल है ds, और दूसरा शेष भाग ACB है। ठीक है भाई, ऐसे इसको हमने दो भागों में बांटा, AB अल्पांश और ACB भाग में। AB अल्पांश का क्षेत्रफल ds के बराबर है, ACB इसका शेष भाग है। अब आप अल्पांश AB के कारण अपने निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 मान लो और ACB के कारण E2 मान लो। तो देखिए ये जो अल्पांश AB है, अब आपके पास दो अल्पांश हो गए, दो भाग हो गए जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, एक AB हो गया, एक ACB हो गया। तो AB विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा यहाँ पर और यहाँ पर, ये बिंदु इसके नज़दीक है, ये भी इसके नज़दीक है। तो AB के कारण इस बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, माना मैं यहाँ लिखता हूँ, माना अल्पांश AB द्वारा अपने नज़दीक स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र E1 व शेष भाग ACB द्वारा E2 है। तो देखो ये जो अल्पांश है ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा E1, इस बिंदु पे किधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बाहर की ओर। ठीक है, बिंदु P1 पर E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा AB। अच्छा, और इस पे P2 पर किधर उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, इधर आवेश से दूर की ओर होता है विद्युत क्षेत्र, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, आवेश से बाहर की ओर। तो धन आवेश तो इधर हो गया, बिंदु ये है, तो नीचे की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये। ठीक है, अच्छा ऐसे ये जो शेष भाग है ACB, इस पर भी तो आवेश है, ये भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा P1 पर, ये P1 पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देखो ये आवेश है, इस बिंदु पे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा, तो वो E2 है, इधर होगा बाहर की ओर। और इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ये भी बाहर की ओर होगा, इस पे विद्युत क्षेत्र होगा E2। दिशाएं समझ में आई आपको। बिंदु P1 पर भाग अल्पांश AB द्वारा विद्युत क्षेत्र E1 बाहर की ओर होगा और P2 पर भी E1 अंदर की ओर होगा। ऐसे ये सतह में तो अंदर की ओर होगा लेकिन आवेश से बाहर की ओर होगा। और ये शेष भाग है ACB, इसके आवेश के कारण इसको ढक लो और ये आवेश मान लो, इस आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बाहर और यहाँ पर भी बाहर की ओर होगा। ठीक है, अच्छा इस प्रकार से आप देखेंगे कि बिंदु P1 पर दो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E1 प्लस E2, और बिंदु P2 पर दोनों अलग अलग दिशा में है, तो कुल विद्युत क्षेत्र होगा E1 माइनस E2। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, दिख रहा है, यहाँ तक ही है। चलिए यहाँ समझिए अब इसको।
इनको इक्वेशंस लिख दो यहाँ पे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। हाँ, तो अब हम बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र है EP1, यही था, बराबर होगा E1 प्लस E2 के, E1 प्लस E2 के। समान दिशा में है तो सदिश लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब दोनों सदिश एक समान दिशा में हो तो सदिश लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं। अब बात करता हूं बिंदु P2 की। बिंदु P2 पर कुल विद्युत क्षेत्र है EP2 बराबर E1 माइनस E2। ओके, ये बिंदु P2 पर कुल विद्युत क्षेत्र है। ओके, दोनों विद्युत क्षेत्र विपरीत हैं, ठीक है। वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, लेकिन E1 वेक्टर व E2 वेक्टर विपरीत हैं, इस कारण यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। समीकरण 2 से देखिए EP2 का कुल मान कितना है, 0। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 2 से E1 माइनस E2 बराबर 0 या E1 बराबर E2। तो विद्युत क्षेत्र E1 और E2 बराबर हो गए, विद्युत क्षेत्र E1 और E2 का मान बराबर हो गया। ये वाली वैल्यू हम रख देंगे समीकरण 3 में। देखिए यहाँ पे, अतः समीकरण 3 से EP1 बराबर, E1 की जगह भी आप E2 रख दो तो ये हो जाएगा 2E2। EP1 बराबर हो गया 2E2 बराबर EP1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 से लिखा मैंने, ये समीकरण 1 से, या E2 बराबर हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इस तरह से आपने विद्युत क्षेत्र E2 ज्ञात किया, जिसकी वैल्यू आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब भाग ACB के कारण अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र आ गया। ये E2 विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, E2 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कौन सा भाग, ACB भाग, ठीक है। हाँ, इसको मिटा रहा हूं मैं यहाँ पे। ये जो भाग ACB है, ये वाला हिस्सा, इसके कारण इस अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र इतना होगा, ठीक है। इस अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र इतना होगा। ओके, अर्थात हम इसको ऐसे लिखेंगे, भाग ACB द्वारा अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र, अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र बराबर हो गया है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आवेश को हम मान लेते हैं DQ। इस पे आवेश के मान को क्या मान लेते हैं, DQ। तो DQ आवेश पर इतना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो बल ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। यदि अल्पांश AB पर आवेश DQ है, तो अल्पांश AB पर बल F बराबर क्या होता है, QE DQ इंटू E2। यही होगा भाई F का फॉर्मूला क्या होता है, QE। आवेश इस पे मान लिया DQ, इस पे विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है, E2 मान रख लीजिए। F बराबर, ये DF आ गया, सॉरी, ये अल्पांश आवेश पे बल है, अल्पांश पे। तो DF बराबर, DQ का मान है DQ ही है, E2 का मान सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। इतना बल किस पे लगेगा, इस अल्पांश AB पे लगेगा। कौन से भाग के कारण, शेष भाग के कारण इतना बल इस पे लगेगा, ठीक है। अब आप DQ का मान रख लीजिए, जैसे कि आपने माना था कि ये जो पूरा पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो सिग्मा है, इस पूरे पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है,
और इस अल्पांश का क्षेत्रफल ds माना था, आवेश dq है, तो हम लिख सकते हैं ना, चूंकि dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ds है ना, dq आवेश ds क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर dq बाई ds या ds बराबर सिग्मा ds, ठीक है, dq बराबर सिग्मा ds, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ds, ठीक है। dq की वैल्यू हम रख लेते हैं, तो df बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। ये बल का मान आया किस पे, अल्पांश AB पर। अल्पांश AB पे बल का मान कितना हो गया है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। आपने इधर विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि E बराबर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा E एप्सिलॉन नॉट रखने पर, सिग्मा बराबर E एप्सिलॉन नॉट रखने पर। दिख रहा है आपको, ओके अब दिख जाएगा, हेलो। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रखो, तो df बराबर सिग्मा बराबर E एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। चलिए हो गया था ना नोट, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब आगे क्या आएगा, df बराबर E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ds। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो df बराबर आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ds। देखो एक फॉर्मूला तो ये आ रहा है df का, और एक अभी ये आया था यहाँ पे ये वाला। df बराबर आप ये भी लिख सकते हो, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, df का मान था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dq, या फिर आप ये लिख सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds। ये इस पे बल का मान हो गया है अल्पांश AB पर। अब आप कुल बल निकालना चाहो तो कुल बल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अल्पांश AB पर कुल बल के लिए आप क्या करेंगे, df का समाकलन कर देंगे, f निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा समाकलन, इसका भी समाकलन कर सकते हो, ऐसे ये ले लो, चाहे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट dq, ठीक है। ये कुल बल का मान ज्ञात करने के समीकरण है, क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा कहाँ गया, सॉरी ये था सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। इस फॉर्म में लिखिए आप इसको, ये सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन इंटू ds या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds, ठीक है। ये कुल बल ज्ञात करने का समीकरण है। अब जैसा आपको पृष्ठ दिया गया है, उस पृष्ठ के आधार पे उसका क्षेत्रफल का समाकलन करके रख लेना यहाँ पे। अगर पृष्ठ वर्ताकार है या शायद गोलाकार है तो आप यहाँ पे 4πr² रखोगे, पृष्ठ बेलनाकार है तो 2πrh रखोगे। तो ये पृष्ठ के आकृति पे निर्भर करेगा क्षेत्रफल का मान, ये पृष्ठ की आकृति पे निर्भर करेगा क्षेत्रफल का मान, तो उस आधार पे बल भी निकल जाएगा। अच्छा, अब प्रति एकांक क्षेत्रफल अगर आपको बल निकालना है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल, एकांक क्षेत्रफल पर बल, तो एकांक क्षेत्रफल पर बल मतलब F/A होता है, बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा ये सिग्मा ds, हट जाएगा भाई, सिग्मा ds क्या है, समाकलन ds क्या है, क्षेत्रफल ही है, क्षेत्रफल को तो आपने काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, या इस रूप में बचेगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मान बचेगा। इसको हम कहते हैं दाब। बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब। इसको P से लिखेंगे, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल, या इसको क्या नाम देंगे, दाब, बराबर ये आएगा, ये क्षेत्रफल का भाग लग गया, इसमें क्षेत्रफल का भाग लग गया, तो केवल ये बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। यह दाब विद्युत दाब कहलाता है। क्या कहलाता है,
विद्युत दाब कहलाता है। ओके, तो इस तरह से आपने किसी चालक आवेशित पृष्ठ पर आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करने का तरीका सीखा। इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब आप अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा के लिए हम एक चालक पृष्ठ लेंगे, उस चालक पृष्ठ के लिए ऊर्जा ज्ञात करेंगे एकांक आयतन में। तो उसके लिए देखो, आपने अभी पढ़ा कि जब कोई चालक वस्तु आप लेते हो तो चालक वस्तु पर आवेश किधर होता है? बाहर की ओर। आवेश तो उसके सतह पर ही रहता है, ठीक है। ये एक चालक वस्तु है, इस पे ये आवेश है। इस चालक वस्तु पर बल किस तरफ लगता है? चालक वस्तु पर बल जो लगता है वो अभिलंबवत बाहर की ओर लगता है। इधर पृष्ठ के अभिलंबवत किधर लगेगा? बाहर की ओर ही लगता है बल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। इस तरह से बल लगेगा। अब आप चाहते हो कि इसको यहाँ से कोई और आवेश देना चाहते हो, आप इसको कुछ आवेश, और अभी इस पर कुछ आवेश है और आप इसको और अधिक आवेशित करना चाहते हो। तो और अधिक आवेशित करना चाहोगे तो इसको क्या दोगे? आप आवेश दोगे, इधर से आएगा आवेश, आप इसको पॉजिटिव आवेश दोगे। तो क्या ये पॉजिटिव आवेश आसानी से इस गोले पे आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो बल है F, ये बाहर की ओर कार्य कर रहा है। तो ये इस पॉजिटिव बल को भी बाहर, पॉजिटिव आवेश को भी बाहर की ओर धकेलेगा, इस गोले पे नहीं आने देगा, इस गोले पे नहीं आने देगा। तो इस बल के कारण, इसके विरुद्ध प्रतिकर्षण बल के कारण जो बाहर की ओर जो कार्य हो रहा है ना, उसके बराबर कार्य हमें इस पे अंदर की ओर करना पड़ेगा, ताकि ये आवेश यहाँ पे आके इकट्ठा हो सके। तो आवेश को इस गोले पे जमा करने के लिए, इस गोले पे आवेश बढ़ाने के लिए, इस गोले का विद्युत क्षेत्र बढ़ाने के लिए, विद्युत क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमें इस बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य। और यही कार्य, अब देखो कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। और ऊर्जा, यही कार्य किस में बदल जाएगा? इस पृष्ठ पर विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इस पृष्ठ पर किस में बदल जाएगा? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, जिसका मात्रक भी क्या होता है? जूल। तो यही कार्य ही क्या कहलाएगा? ऊर्जा कहलाएगा। समझ में आया आपको लॉजिक? आपको ये समझना है कि कोई भी चालक पृष्ठ जो होता है उस पर आवेश बाहर की ओर बल लगाता है। आवेश के कारण अभिलंबवत बाहर की ओर बल लगता है। आप उस चालक को अधिक आवेशित करना चाहते हो, तो आवेश को उस चालक पे लाने के लिए बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही उस चालक पर ऊर्जा के रूप में स्थिर, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उसे चालक की ऊर्जा कहेंगे। समझ आई बात? चलो, इसके लिए मैं सरलता की दृष्टि से एक चालक गोला लेता हूँ जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r और आवेश उस पर q है। इस तरह से मानिए कि ये एक चालक गोला है जिसका केंद्र बिंदु O है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। ओके, इस पे आवेश q है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो इसका सिग्मा है, सिग्मा बराबर q/s। ओके, इस चालक गोले की त्रिज्या स्मॉल r है और भाई इस पे आवेश इधर मान लो कि ये आवेशित है, q आवेश से आवेशित है। तो इस q आवेश के कारण चालक के पृष्ठ पर बाहर की ओर जो दाब लगेगा, अभी आपने डेरिवेशन किया, बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो इस गोले की सतह पर बाहर की ओर दाब निकालूं मैं, तो ये लिखूंगा गोले की सतह पर बाहर की ओर दाब P बराबर कितना आया था? अभी आपने डेरिवेशन किया तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना दाब या प्रति एकांक क्षेत्रफल बल इतना लगेगा, ठीक है, ये दाब लगेगा। ओके, अतः गोले की सतह पर अभिलंबवत बल, गोले की सतह पर अभिलंबवत बल F बराबर क्या होता है? P गुना A। यही होता है ना, बल बराबर दाब गुना क्षेत्रफल। तो F बराबर होगा P जो कि सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, A जो कि r त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर।
इतना बल इस पे अभिलंबित बाहर की ओर लगता है। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लो इनको। ठीक है, अब आपको पता चल गया गोले की सतह पर बाहर की ओर बल का मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। अब मैं कहता हूँ इस गोले को, इस गोले पे हम कुछ और आवेश इकट्ठा करते हैं और आवेश बाहर से जमा करते हैं, तो गोले पे आवेश का मान बढ़ाने के कारण गोला संकुचित होने लगेगा। गोले पे विद्युत क्षेत्र जब बढ़ेगा ना, विद्युत क्षेत्र के आयतन में तो वृद्धि होगी, लेकिन गोले का क्षेत्रफल कम होने लगेगा क्योंकि गोला सिकुड़ने लगता है। आप इस पे और अधिक आवेश दोगे तो ये गोला संकुचित होकर मान लो इस स्थिति में आ जाता है। इसमें जो संकुचन हुआ वो इतना हुआ जो कि मैं dr के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा गोले को dr दूरी तक संपीड़ित या संकुचित करने में किया गया कार्य गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य निकालें, तो वही कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बच्चों dw मानूंगा इसको मैं, बल का मान कितना आया सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और विस्थापन आपने कितना किया है यहाँ पे, इधर जो अंदर की ओर विस्थापन किया है आपने वो dr किया है। तो अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी रह जाएगी यहाँ तक की r माइनस dr रह जाएगी। ठीक है, r माइनस dr रह जाएगी। तो जितना ये आयतन इसका विस्थापित हुआ, ये जितना गोला अंदर की ओर विस्थापित हुआ, तो आयतन में जो कमी आई वो कमी ये है जो मैंने डार्क कर दिया। इतना आयतन कम हो जाएगा, इतना आयतन कम हो जाएगा। तो आयतन में कमी कितनी आई संपीड़न के कारण, संपीड़न के कारण आयतन में कमी। देखिए पूरे गोले का क्षेत्र आयतन निकालो, पूरे गोले की त्रिज्या r है तो पूरे गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसमें से अंदर वाले गोले का आयतन माइनस कर दो तो ये बीच वाला बच जाएगा, माइनस 4/3 पाई आर माइनस dr क्यूब। ठीक है, बाहर वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस अंदर वाले गोले का आयतन ये हो गया 4/3 पाई। ओके, आप इसमें से कॉमन करिए, आयतन में कमी है ये, आयतन में कमी को dv से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, dv बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा dv बराबर 4/3 पाई तो कॉमन, इधर आएगा r क्यूब माइनस r माइनस dr का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो, r क्यूब माइनस r माइनस dr का क्यूब। तो इसको थोड़ा सरल करते जाएं तो ये आएगा 4/3 पाई r क्यूब माइनस इसमें a माइनस बी क्यूब, तो हो जाएगा r क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसको, r क्यूब से r क्यूब कट जाता है। और बच्चों जो dr जो आयतन में कमी है ना, ये बहुत ही कम होती है। आप यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको, उधर थोड़ा सा इधर देख लीजिए, आयतन में जो कमी है dr वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो चूंकि dr बहुत ही कम है, बहुत ही कम मान है, इसलिए dr को लगभग क्या मान लेंगे, 0 मानने पर। ठीक है, dr को क्या मान लेते हैं, 0, तो ये वाली टर्म कट जाएगी, 0 हो जाएगी, और क्या नाम है dr स्क्वायर, तो ये भी 0 हो जाएगा। dr की उच्चतम घातों को 0 मानने पर, dr की उच्चतम घातों को 0 मानने पर, घातों को नगण्य मानने पर बच्चों क्या आएगा, dv बराबर आएगा dr, ये खत्म स्क्वायर, और dr की अधिक घात वाले पद खत्म हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपके पास 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, तो dv बराबर आया माइनस का 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल में कमी कितनी आई, सॉरी आयतन में कमी कितनी आई, माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। समझ में आया आपको, इतना आयतन कम हो जाएगा तो
अतः कार्य कितना होगा, dw बराबर, यहाँ पे ये देखिए ये 4πr² क्या है, ये 4πr² dr क्या है, 4πr² dr हो रहा है इधर, 4πr² क्या है, आयतन में कमी है तो उसको आयतन में कमी लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv। ठीक है, इतना कार्य करना पड़ेगा माइनस में, अर्थात विद्युत क्षेत्र के या बल के अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, कुल कार्य निकालना पड़े तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपको इसका समाकलन करना है, संपूर्ण क्षेत्र में किया गया कार्य, ये पूरा कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा के रूप में। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, संपूर्ण क्षेत्र में संचित ऊर्जा, संपूर्ण क्षेत्र में संचित ऊर्जा को लिखेंगे U से, बराबर हो जाएगा समाकलन dw का समाकलन ऊर्जा कहलाएगा, बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट समाकलन dv, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट समाकलन dv। समाकलन करके आप इसकी ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, और देखिए आगे, इसको मिटा रहा हूँ। तो U का मान आया, कुल ऊर्जा का मान माइनस का सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट समाकलन dv, चूँकि सिग्मा बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट E, एप्सिलॉन नॉट इंटू E, इसलिए आप U का एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, माइनस सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी इधर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट समाकलन dv। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया तो ये बचेगा बच्चों U बराबर, एक फॉर्मूला ये है ऊर्जा ज्ञात करने का। ठीक है, ये कुल आयतन के लिए है। प्रति एकांक आयतन ऊर्जा का मान निकालें तो प्रति एकांक आयतन ऊर्जा का मान U बटे V, इसको आप UD से लिख सकते हो, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, आयतन का भाग दे दो, बराबर आयतन का भाग देंगे तो समाकलन dv पूरा आयतन आएगा, ये कट जाएगा, बराबर आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। आंकिक रूप में ये मान आएगा। ठीक है, और ये ऊर्जा में कमी आएगी, तो आंकिक रूप में ये मान आएगा और ऊर्जा की वैल्यू हो जाएगी -1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इतनी ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में उपस्थित होगी। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक आपका ये है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन करना है आपको। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन करना है। ठीक है, देखिए जब किसी बुलबुले का निर्माण होता है तो बुलबुले के अंदर, बुलबुले की जो लेयर होती है उस लेयर के अंदर और बाहर का परिवेश अलग अलग होता है। ये अंदर का हिस्सा है और ये बाहर का हिस्सा है। बाहर क्या है? वायुमंडल, ये पूरा वायुमंडल है। तो बाहर का वायुमंडल की हवा इस पे दाब डालती है। क्या डालती है? बुलबुले पे दाब डालती है। ठीक है, तो ये बुलबुला सिकुड़ने का प्रयास करेगा, अंदर की ओर सिकुड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन अंदर की जो वायु है वो इस पे बाहर की ओर दाब डालती है। ठीक है, अंदर की वायु बुलबुले की सतह पर बाहर की ओर और बाहर की वायु बुलबुले की सतह पर अंदर की ओर दाब डालती है। तो जो अंदर की जो वायु होती है इसका दाब, अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु से अधिक होता है। क्या बोला मैंने? अंदर बुलबुले के अंदर की वायु का दाब सतह पर बाहर की वायु के दाब से अधिक होता है। ठीक है, पी इन अंदर की वायु का दाब इज ग्रेटर देन होता है पी आउट बाहर की वायु के दाब से। तो इससे क्या होगा? पी इन का मान ज़्यादा है, पी आउट का मान कम है, तो मतलब कि बुलबुले के अंदर एक दाब आधिक्य उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब आधिक्य, दाब की अधिकता हो जाएगी बुलबुले के अंदर।
अंदर का दाब ज़्यादा है, ये बाहर के दाब को कैंसिल करेगा, फिर भी अंदर का दाब ज़्यादा बचेगा, उसको बोलते हैं दाब आधिक्य। अंदर के दाब में जितनी अधिक, अंदर के दाब के कारण जो एक्स्ट्रा वैल्यू बच गई दाब की, वो दाब आधिक्य कहलाएगी। ठीक है, ये दाब आधिक्य किधर कार्य करेगा? बाहर की ओर। अब अगर ये दाब आधिक्य बाहर की ओर कार्य करता रहेगा तो ये बुलबुला क्या होगा? फूट जाएगा, फूट जाएगा। तो इसको संतुलित कौन करता है? बुलबुले की सतह पर एक पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव इसको दाब आधिक्य को रोकता है। ये बुलबुले के साइज को फूटने से रोकता है, बुलबुले को फूटने से रोकता है ना, फूटने से बचाता है। ठीक है, तो दाब आधिक्य का कंसेप्ट समझ में आया आपको? अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु के दाब से अधिक होता है, तो बुलबुले पे अंदर की वायु का दाब अधिक होने के कारण दाब आधिक्य उत्पन्न हो जाता है। इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस करता है बुलबुले की सतह का पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बुलबुले को बांधे रखता है, बुलबुले को फूटने से बचाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखो, पानी की कोई बूंद जब ऊपर से पानी जब किसी पाइप से या नलके से ऊपर से गिराया जाता है तो किस शेप में आता है? गोलाई में गोल बूंद के रूप में गिरता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव उस बूंद का आयतन या पृष्ठ कम से कम करने का प्रयास करता है, उसको सिकुड़ने का प्रयास करता है, वही यहाँ पे होगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? चलिए आगे की कार्रवाई देखिए। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि माना जो बुलबुला है उसकी त्रिज्या है r, ये बुलबुले की त्रिज्या है स्मॉल r। ठीक है, माना बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r है, वह इस पे जो पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो रहा है अंदर की ओर, ये पृष्ठ तनाव, इसको मैं कैपिटल T मान लेता हूँ। कितना है? कैपिटल T। वह पृष्ठ तनाव कैपिटल T है। तो बच्चों 11th का टॉपिक आ गया। ये 11th क्लास में बुलबुले पे दाब आधिक्य का फॉर्मूला ज्ञात करवाया गया है, जिसका मान आता है, तो बुलबुले की सतह पर दाब आधिक्य, ऐसा एक टॉपिक था, की सतह पर दाब आधिक्य Px, एक्सेसिव प्रेशर बोलते हैं इसको, मतलब कि दाब आधिक्य बराबर होगा 40 बटे स्मॉल r के, जहाँ r बुलबुले की त्रिज्या है, T इस पे पृष्ठ तनाव है। यह दाब आधिक्य का समीकरण होता है। अब इस बुलबुले को आप और अधिक आवेशित करते हो। क्या करना है? इसको आवेशित करना है। अभी तक तो ये बिना आवेश के था, बिना आवेश के इस पे दाब आधिक्य कितना था? इतना। ठीक है, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि एक चालक को जब आवेश देंगे, जब किसी चालक को आवेश देंगे तो उस पर दाब किधर की ओर कार्य करेगा? उस पर दाब किधर की ओर कार्य करेगा? सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन बाहर की ओर लगेगा ना, बल के कारण विद्युत दाब बाहर की ओर लगता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है। यदि हम इस बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाए तो इस पर वैद्युत दाब, कौन सा दाब उत्पन्न होगा? वैद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या वैद्युत दाब आया था? आप टॉपिक चेक लिखा होगा आपने, उसमें चेक करके देखिए कि वैद्युत दाब की वैल्यू कितनी आती है? सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की ओर कार्य करने लगता है, बाहर की ओर लगता है। ठीक है बच्चों, जब इस बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से, यानी कि इसको आवेशित करेंगे तो इस पे एक और दाब उत्पन्न हो जाएगा, जो कि आवेश के कारण उत्पन्न हुआ, वो बाहर की ओर कार्य करेगा। बाहर की ओर दाब की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। एक दाब इस पे पहले ही बाहर की ओर कार्य कर रहा है, जिसकी वैल्यू है 40 बटे r। तो Px, हाँ Pex लिख सकते हैं ये। अब इस पे बाहर की ओर लगने वाले दो दाब हो गए भाई, Pex और सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा? अतः इस पे कुल
कुल दाब हो जाएगा PEX, ये तो लग ही रहा है बुलबुले पे, प्लस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और होगा। अब भी इसको अभी भी अगर ये बुलबुला नहीं फूटा तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बल ऐसा होता है जो ऑटो एडजस्टेबल होता है, अपने आप को खुद एडजस्ट करता है, ठीक है। लेकिन कोई अनंत सीमा तक एडजस्ट नहीं कर सकता, वो एक निश्चित सीमा तक ही वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। उसके बाद भी अगर सीमा के बाद भी अगर दाब बढ़ता गया तो बुलबुला फूट जाएगा, ठीक है। तो ये P40/R इसको एडजस्ट करेगा और इसके इक्वल ही रहेगा, ठीक है। पृष्ठ तनाव का मान बढ़ जाएगा, फिर भी ये बुलबुला आवेशित करने के कारण इस पे जो बाहर की ओर दाब है वो इससे एडजस्ट होगा, किससे? 40/R से, ठीक है। ओके, यहाँ से आप PEX की वैल्यू निकालेंगे दाब आधिक्य की, तो ये आ जाएगा 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो जैसे जैसे आप दाब आधिक्य बढ़ाते जाएंगे, वैद्युत दाब बढ़ाते जाएंगे, ये मान बढ़ेगा, ये मान बढ़ता जाएगा, ये वाला मान ये बढ़ता जाएगा, ये इसको कम करता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन इसके बराबर हो गया, दोनों बराबर, माइनस 0 बच गया, PEX बराबर 0। उस स्थिति में बुलबुला फूट जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में बुलबुला क्या होगा? फूट जाएगा। ओके, तो हमें बुलबुले का संतुलन बनाने के लिए क्या करना है? संतुलन के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दाब आधिक्य का मान 0 ही रहे, 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दाब आधिक्य का मान 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। संतुलन के लिए ये स्थिति आवश्यक है। यहाँ से आप इक्वेशंस बना लीजिए। 40/R बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इस स्थिति में दाब का मान मैक्सिमम रहेगा, ध्यान रखना ये मैक्सिमम रहेगा, और पृष्ठ तनाव का मान मैक्सिमम रहेगा। तो बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, अधिकतम त्रिज्या। बुलबुले की अधिकतम त्रिज्या R मैक्सिमम बराबर आ जाएगा 40 यानी कि 8T एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा स्क्वायर। ये है बुलबुले की त्रिज्या। मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ यहाँ पे, ये लास्ट टॉपिक है, इनको आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका बराबर। चलो देखिए, तो बुलबुले की त्रिज्या नंबर 1 बराबर होगा R बराबर 8T एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम ज्ञात करें सिग्मा की वैल्यू, पृष्ठ आवेश घनत्व नंबर 2, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा स्क्वायर तो आएगा 8T एप्सिलॉन नॉट बटे R के, और सिग्मा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, सिग्मा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 8T एप्सिलॉन नॉट बटे R। ओके, तो ये दो मान हैं, और कुछ वैल्यू इसमें छोटी। PEX का मान तो ये संतुलन के लिए 0 हो गया है, ये हो गया है, और आवेश का मान और निकाल सकते हैं, बुलबुले की सतह पर आवेश का मान। तीसरा, बुलबुले की सतह पर आवेश, बुलबुले की सतह पर आवेश क्या होगा? Q बराबर क्या होगा? Q बराबर सिग्मा इंटू S, सिग्मा की वैल्यू ये है 8T एप्सिलॉन नॉट बटे R, ओके, इंटू S हमने गोलाकार माना है, R त्रिज्या का बुलबुला, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा Q बराबर 8T, देखो ये R जो है अंडर रूट R है, इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे R की पावर, इसको मैं काट दूंगा ना, तो इधर बचेगा R की पावर 3/2, ठीक है, R की पावर 3/2 इंटू 4 पाई बच रहा है, 4 पाई, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट, ये R इससे कट गया, 4 पाई R की पावर 3/2, ठीक है। R की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो अंडर रूट R की पावर 3, ऐसे लिख सकते हो, देखो अंडर रूट R की पावर 3, तो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो ये शामिल कर देंगे इसमें, अंडर रूट में ही शामिल हो जाएगा ये 8T एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है।
अंडर रूट हट जाएगा इसका यहाँ पे आते ही आर क्यूब, और 4 पाई बाहर है ये इसका 4 पाई इंटू, तो आवेश की वैल्यू ये हो जाएगी बुलबुले की सतह पर 4 पाई इंटू अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये बुलबुले का संतुलन भी हो गया है। और इस टॉपिक के साथ ही चैप्टर 2 जिसका नाम था पृष्ठ आवेश विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम चैप्टर कंप्लीट होता है। तो पढ़ते रहिए चैप्टर को अच्छे से। कोई डाउट्स या कोई कंप्लेंट हो तो आप इस पर कमेंट में लिख देना या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना, हम उसको देख लेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। थैंक यू।